तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक तस्वीर के साथ शुरू करता हूँ। ये तस्वीर गुरुग्राम के एक शमशान की है। आपके सामने इस वक्त 5 चिताएं हैं, 5 चिता जल रही। दिल्ली के एक होटल में एक आग लगी। पहले उस आग ने मारा और फिर बाद में इसी चिता पर एक बार और आग लगी। कुल 21 लोग मारे गए थे दिल्ली के उस होटल में लगी आग में। लेकिन एक परिवार के 8 लोग एक साथ एक ही होटल में अलग अलग कमरों में रुके थे और 8 में से एक भी बच नहीं पाया। जब ये पूरी कहानी सामने आई तो वाकई मतलब दिल जो है वो एकदम एक तरह से बिखर कर रह गया। एक मौत जो एक शख्स को दस्तक देने जा रही थी, दरवाजे पर खड़ी थी। डॉक्टरों ने घर वालों को बता दिया था कि बस अब ये शायद चंद घंटों या चंद दिनों का मेहमान है। और आखिरी वक्त में उसके साथ आखिरी पल बिताने के लिए पूरा परिवार, रिश्तेदार इकट्ठा होता है। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों के बीच जो कुछ होता है वो कहानी दिल को कचोट देने वाली है। ये कहानी है राधे श्याम अग्रवाल की। 75 साल के राधे श्याम अग्रवाल जिंदगी का एक लंबा हिस्सा, एक लंबा वक्त उन्होंने कोलकाता में गुजारा। फिर बाद में वो गुरुग्राम आ गए। राधे श्याम का एक ही बेटा, इकलौता बेटा विवेक अग्रवाल, इस वक्त उसकी उम्र करीब 47 साल थी। पढ़ने लिखने में होशियार विवेक अग्रवाल ने सीए का एग्ज़ाम पास किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट पर काम कर रहे थे। खुशहाल जिंदगी थी, खूबसूरत पत्नी, 2 मासूम बेटियां। पत्नी 2023 में मिसेस इंडिया चुनी गई थी। मॉडलिंग का भी शौक, सोशल मीडिया पर एक्टिव और इस वक्त एक इवेंट कंपनी में, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी में जॉब कर रही थी। खुशहाल और अमीर परिवार, गुरुग्राम में शानदार घर और पूरा परिवार कोई भी जश्न इकट्ठा मनाता। विवेक के माँ बाप, विवेक, उसकी पत्नी, दोनों बेटियां और भी रिश्तेदार शामिल होते हैं। मतलब एक जिंदा दिल परिवार। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 1 जून को अचानक विवेक के फादर यानी राधे श्याम गुप्ता जी को, जिनकी उम्र 75 के आसपास है, उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पहले भी वो कुछ बीमार रहे थे, फिर ठीक हो गए थे। तो उस दिन जब ज़्यादा तकलीफ हुई तो विवेक अपने पिता को लेकर दिल्ली में साकेत में मैक्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ डॉक्टर उन्हें ICU में एडमिट कर लेते हैं। इसके बाद उनके तमाम टेस्ट होते हैं। फिर 1 जून की रात बीत जाती है। 1 जून को परिवार के 1-2 लोग हॉस्पिटल में रुके, बाकी गुरुग्राम लौट गए। 2 जून की सुबह की बात है। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर विवेक से कहते हैं कि आपके पिता के पास अब बस चंद दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है। तो एक काम कीजिए, आखिरी घड़ी में पूरा परिवार साथ हो तो आप चाहें तो इनको घर ले जाइए। विवेक ने कहा कि कम से कम आखिरी जो भी इनके पास वक्त है ठीक से, आसानी से कटे। हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी घर में तो मिलेगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर इन्हें हॉस्पिटल में ही रखें ताकि सारी चीज़ें इनको हो सके। घर पे अगर हालात बिगड़ती है तो कैसे देखेंगे। डॉक्टरों ने कोई एतराज़ जताया नहीं और फिर विवेक की कहने पर राधे श्याम गुप्ता को मैक्स की ICU में रखा गया। लेकिन डॉक्टर बता चुके थे कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन। ये सुनने के बाद सबसे पहले विवेक ने अपनी माँ को, अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसके बाद ये हुआ कि अब रिश्तेदारों को भी बता दो ताकि आखिरी वक्त में सब मिल ले। तो फिर जितने भी रिश्तेदार थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ राजस्थान में थे, कुछ हरियाणा में थे, सभी को बता दिया गया। अब 2 जून को ज़्यादातर रिश्तेदार मैक्स पहुंचना शुरू हो गए। सभी रिश्तेदार आते, मिलते,
तसल्ली देते। इस दौरान में अब ये हुआ कि आखिरी कुछ घड़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ बिताओ। अब गुरुग्राम से साकेत मैक्स तक आने जाने में भी काफ़ी वक्त लगता है, ट्रैफिक भी है। तो विवेक ने तय किया कि जब तक उसके पापा मैक्स में है, पूरा परिवार मैक्स के पास ही एक होटल में रुक जाता है। घर वालों की रजामंदी थी। 2 जून को विवेक ने उसी मैक्स के पास एक होटल ले लिया। असल में इस होटल को चुनने की एक वजह ये थी कि ये उस हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर से कम की भी दूरी पर थी। मतलब पैदल 5-7 मिनट में आप पहुंच जाए। तो ये था कि घर वाले होटल में ऐसे, सूरत में ऐसे आलम में क्या करते हैं लोग, बस जाते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़ा बदलते हैं, वापस चले आते हैं, दादा खाना वाना खा लेते हैं। तो इसी मकसद से विवेक ने ये होटल लिया 2 जून को। होटल लेने के बाद अब विवेक की 70 साल की माँ प्रेमलता, विवेक की 42 साल की वाइफ तर्जनी और विवेक की छोटी बेटी 16 साल की पर्ल, तो ये 4 लोग इसी होटल में आकर रुक जाते हैं। 2 कमरे लेते हैं और उसमें ये चारों लोग रुक जाते हैं। उसके बाद 2 जून को होटल में अपना सामान वामान रखने के बाद अब वहाँ से हॉस्पिटल आना जाना ये सिलसिला चल रहा है। बाकी रिश्तेदार भी पहुँच रहे हैं। अब चूंकि सारे रिश्तेदारों को खबर दे दी गई थी, तो जो विवेक के मामा और मामी और बुआ, यानी विवेक की माँ की सिस्टर और भाई और उसकी वाइफ, ये 3 लोग रहते थे किशनगढ़ में अजमेर के पास। इन तीनों को भी खबर दी गई। ये भी भागकर खबर सुनकर सीधे दिल्ली पहुंच आए और ये तीनों भी उसी होटल में रुक गए जिस होटल में विवेक रुका था। तो अब 4 कमरे हो गए। इसके बाद तब तक विवेक ने अपनी बड़ी बेटी एंजल, जो इस वक्त बेंगलुरु में थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसे फ़ोन किया और बताया कि अब तुम्हारे दादा की हालत ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो तुम भी दिल्ली आ जाओ। उसने कहा ठीक है पापा। अब 7 लोग 2 जून की रात, यानी विवेक, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी छोटी बेटी, मामा, मामी और बुआ, इसी होटल में, फ्लरिश होटल जो है, उसमें ठहर गए। अब 3 जून की सुबह होती है। 3 जून की सुबह सुबह बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर विवेक की बड़ी बेटी 20 साल की एंजल सीधे फ्लाइट से दिल्ली आती है और आने के बाद सीधे इसी होटल में पहुंचती है जिस होटल में उसके मम्मी पापा थे। इस तरह अब इस फैमिली के कुल 8 मेंबर इस होटल में जमा हो चुके थे। विवेक, उसकी वाइफ, उसकी दोनों बेटियां, माँ, मामा, मामी और बुआ। रात गुजर चुकी थी। रात को ये लोग लेट आए। अब चूंकि आईसीयू में है तो वहाँ ज़्यादा लोगों को रहने की इजाज़त नहीं होती है, बल्कि रखते ही नहीं है इंटेंसिव केयर यूनिट में, सभी बाहर होते हैं। तो होटल इसीलिए पास रखा था कि ताकि कुछ भी इमरजेंसी होगी, फ़ोन आएगा, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। तो पूरा परिवार होटल में है। अगली सुबह हुई। सुबह बेटी भी आ गई। अब करीब 8:30 बजे का वक्त था। 8:30 बजे अचानक इस होटल में आग लगी। करीब आग लगी तो शुरुआत नीचे से हुई और ये वो टाइम था जो ये लोग, परिवार के लोग, रात को लेट हॉस्पिटल से आए थे, सो भी रहे थे। तो 8:40 से 45 के बीच में विवेक ने दिल्ली में रहने वाले अपने एक कज़न को फ़ोन किया। ये एक सबूत था। और उसने कहा कि हमारे होटल में शायद आग लगाई है, अफरा तफरी मची हुई है, धुआं उठ रहा है, लपटें उठ रही हैं और समझ में नहीं आ रहा हम लोग किधर से बाहर निकले। जैसे उसके कज़न ने सुना, उसने कहा घबराओ मत, कोशिश करो वहाँ से निकलने की, तब तक मैं दूसरे कज़न को फ़ोन करता हूँ, वो इसी इलाके के पास रहता है। अब कोटला मुबारकपुर इसी जगह से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, सबसे नज़दीक, वहाँ एक और कज़न रहता था विवेक का। उस कज़न ने अपने उस कज़न को फ़ोन किया और उसने कहा ऐसे ऐसे विवेक और उसकी फैमिली जिस होटल में वहाँ आग लग गई है। अब वो कज़न अपनी पत्नी को लेकर बदहवास वहाँ से भागता है। ये लोग पहुँचते हैं इस होटल के पास मालवीय नगर में। मालवीय नगर तक तो ये पहुँच गए जल्दी, लेकिन जिस होटल में आग लगी उस आग की वजह से आसपास का इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो संकरा रास्ता उस होटल के करीब फिर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। आग लगी हुई तब तक।
45 मिनट के बाद ये होटल के करीब पहुंचे, और जब ये पहुंचे तब इनके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। यानी जो आग के लिए कॉल आया था विवेक का 8:45 पर, उसके 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यानी अराउंड 9:30 पहुंची। फायर ब्रिगेड की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदारी इसलिए नहीं थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ दूरी तक तो पहुँच गई थी, लेकिन संकरा इलाका, रास्ता ऐसा, वहाँ वो बड़ी वाली गाड़ियाँ एंटर ही नहीं कर सकती थी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर छोटी गाड़ियों की ज़रूरत थी, पूरा रास्ता साफ करना था, तारों को हटाना था। तो इन सारी चीज़ों जो फायर ब्रिगेड की दलील है, तो उनके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची। अब इस दौरान में हुआ ये कि आग लग रही है, बहुत सारे लोग खिड़की तक पहुँचे। ठीक उस होटल के सामने एक गद्दे वाले की दुकान है, मैट्रेस बेस का है। उसने देखा लोग खिड़की में हैं, लेकिन नीचे कैसे कूदें, नीचे पथरीली सड़क, सर्वर पे चोट लगी तो वैसे ही जान चली जाएगी। उस गद्दे के दुकान वाले ने दिमाग लगाया, उसने अपनी दुकान से गद्दे निकाले और उस खिड़की के ठीक नीचे उसने 5-6 गद्दे एक के बाद एक डाल दिए चारों तरफ। इसके बाद वहाँ लोगों की भीड़ थी, उन्होंने कहा आप कूद जाइए, क्योंकि ऊपर से फिर बचने का कोई तरीका नहीं है। आग की लपटें इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, धुआं फैल रहा है, निकलने का रास्ता नहीं है। तो जान बचाने के लिए फिर लोग एक एक कर कूदने लगे। लोग कूदे, करीब 8 लोग कूदे, उनकी जान बच गई, कुछ को चोटें आई। अब इसी दौरान में विवेक का वो कज़न भी वहाँ पहुँच चुका है। वो देख रहा है कि लोग कूद रहे हैं। हर कूदने वालों में वो एक चेहरा ढूंढता कि क्या पता विवेक या उसके परिवार में से किसी एक का चेहरा हो जो कूद रहा हो और वो उसे देख ले। लेकिन सारे लोग कूद चुके, उसके बाद नीचे इंतज़ार करते रह गए। खिड़की पर कोई आया ही नहीं, क्योंकि तब तक आग और धुएं ने पूरी तरह से उस होटल के उस पतले से कॉरिडोर और कमरों को अपनी चपेट में ले लिया था। तो जब 8 के बाद कोई आया नहीं, तो फिर उम्मीदें दम तोड़ गई। इसके बाद किसी तरह से फायर ब्रिगेड ने वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की, थोड़ा वक्त लगा, आग बुझी। फिर फायर ब्रिगेड की टीम अंदर गई। अंदर जब गई तो इधर बदहवास तब तक लोगों को खबर मिली जो अपने रिश्तेदार थे, क्योंकि इस होटल में ज़्यादातर वही लोग ठहरे थे जिनका कोई ना कोई अपना या तो मैक्स में या एम्स में या सफदरजंग में भर्ती था, मतलब तीमारदार थे। अब विवेक के रिश्तेदार नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे कूदने वालों में से एक मिला नहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, एम्बुलेंस पहुंची। थोड़ी देर के बाद जब लगा कि होटल के अंदर अब जाना चाहिए, तो विवेक के रिश्तेदार अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्हें रूम नंबर पता था, क्योंकि उसने बता रखा था हम लोग ये रूम नंबर में, क्योंकि रिश्तेदार मिलने भी आते थे। तो जब किसी तरह से वो रिश्तेदार और उसका कज़न और वाइफ उस रूम में गए, तो वहाँ उन्होंने एक लाश देखी। वो लाश पहचाने जाने लायक ही नहीं थी आग की वजह से, लेकिन फिर भी पहचान ली। उन्होंने कहा कि ये विवेक की वाइफ की लाश है। इसलिए पहचाना कि विवेक की लाश ने जो गहने पहन रखे थे, वो गहने उन लोगों के लिए बड़े जाने पहचाने थे, तो उस गहने की वजह से पहचाना। इसके बाद कुछ लाशें तो पहचाने जाने लायक नहीं थी। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बाकी कैसे शिनाख्त करें। कुछ को पहले ही एम्बुलेंस से निकाल कर ले जाया गया। अब जिस बैग्स में पिछले 2 दिनों से विवेक के रिश्तेदार लगातार आ रहे थे राधेश्याम गुप्ता यानी विवेक के फादर को देखने के लिए, उसी बैग्स में अब तमाम रिश्तेदार मुर्दाघर और इमरजेंसी में बदहवास भाग रहे हैं कि क्या पता यहाँ विवेक और उन 8 में से कोई मिल जाए। पर कोई नहीं मिला। फिर वो बदहवास भागे एम्स ट्रॉमा सेंटर, वहाँ भी नहीं मिला। फिर वो भागे पास के दूसरे अस्पताल, वहाँ भी नहीं मिला। दिन भर भटकते रहे। फिर शाम को पुलिस, सरकार और फायर ब्रिगेड और डॉक्टरों, इन लोगों ने एक आंकड़ा जारी किया कि 21 लोगों की लाशें आई हैं, 21 लोगों की मौत हो चुकी हैं, बाकी इंजर्ड हैं, 8 वेंटिलेटर पर हैं। कुछ को शुरुआती मरहम पट्टी के बाद छुट्टी दे दी गई। छुट्टी देने वालों की लिस्ट में कहीं विवेक और उसकी फैमिली का नाम नहीं था। जो वेंटिलेटर पर थे उनमें से कोई नाम नहीं था। जो 21 लाशें थी उनमें नाम था, और 8 के 8 नाम रात होते होते पता चल चुका था। विवेक
उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी दोनों छोटी बेटियाँ, उसके मामा मामी और उसकी बुआ, इन सब की मौत हो गई थी। एक परिवार के 8 लोगों की मौत। ये सब करने के बाद, सब होने के बाद, आज सुबह यानी थर्सडे को इनमें से 5 लाशें गुरुग्राम पहुंचती हैं, क्योंकि विवेक का परिवार वहीं रहता था। जबकि 3 मामा मामी और बुआ ये किशनगढ़ से आए थे, राजस्थान से, तो उनके यहाँ भेज दिया जाता है। 5 चिताएं गुरुग्राम में सजती हैं और इन 5 का अंतिम संस्कार होता है। पहले आग ने इन्हें जलाया, फिर चिता पर लेटाकर दोबारा आग लगाई गई। इससे अफसोसनाक क्या होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि जिस राधे श्याम अग्रवाल को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मौत दरवाजे पर खड़ी है, दस्तक दे रही है, कभी भी उनकी मौत हो सकती है, और उनके साथ आखिरी वक्त में रहने के लिए पूरा जो परिवार इकट्ठा हुआ, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई, वो राधे श्याम अग्रवाल अभी भी मैक्स के उसी आईसीयू में है और उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनकी पत्नी, उनका इकलौता बेटा, उनकी बहू, दोनों पोतियां और विवेक के मामा मामी और बुआ इस दुनिया में नहीं है। परिवार के जो रिश्तेदार हैं दूर के, उनमें से किसी की हिम्मत ही नहीं है और डॉक्टरों ने भी मशवरा दिया कि आप मत बताइए, क्योंकि वैसे भी सांसें कुछ ज़्यादा बची नहीं है और शायद वो इस चीज़ को सह भी ना पाए। तो जिनकी मौत के वक्त के गवाह बनने के लिए लोग आए, वो खुद चल बसे और उन्हें ये पता नहीं है कि उनका पूरा घर उजड़ गया। इकलौता बेटा था, इसका मतलब ये है कि अब घर में कोई बचा ही नहीं। बेहद अफसोसनाक कहानी। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद पैसों की खातिर, रिश्वत की खातिर, करप्शन की खातिर ऐसे ऐसे होटल चल रहे हैं और हमारी प्रशासन, सरकार, एजेंसियां, सिविक बॉडीज़ ये आंखें बंद किए हुए हैं। आज सुबह से देख रहा हूँ हर जगह चल रहा है कि ज़बरदस्त एक्शन में सरकार जगह जगह छापे, ऐसे सारे होटलों की शिनाख्त की जा रही है, लिस्ट निकाली जा रही है, फायर ब्रिगेड वाले अब आ गए। हर हादसे के बाद ऐसा होता है। बस 1-2 दिन और रुकिए, सब खत्म। को पूछेगा भी नहीं और कहीं खबरों में भी नहीं दिखाई देगा। ओनर को गिरफ्तार कर लिया गया है गैर इरादतन हत्या के जुर्म में, लेकिन कोई ना कोई एक बलि का बकरा चाहिए। जो धारा उस पर लगी है, कायदे से जो सिविक बॉडीज़ हैं, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट का हो, फायर ब्रिगेड के हों, जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि एक फिट लाइसेंस इस बिल्डिंग को या इसको देखना अगर इलीगल है, जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया ईमानदारी से, तो जितने सेक्शन इस होटल के ओनर पे लगाए जा रहे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लगने चाहिए। अगर एक बार लगे और फिर गैर इरादतन हत्या, मतलब 7 साल अगर आप जेल में रहो, 10 साल, शायद फिर डर की वजह से कोई ये सारी चीज़ करे नहीं, लेकिन होगा नहीं। इन अफसरों का क्या होगा, सस्पेंड कर देंगे, 6 महीने बाद किसी और डिपार्टमेंट में पोस्टिंग, किसी और इलाके में पोस्टिंग, जोन बदल जाएगा, मोहल्ले बदल जाएंगे, नौकरी करते रहेंगे और लोग इसी तरह मरते रहेंगे। तो इसी अफसोस के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।